हेलो एस्पिरेंट्स। अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था एक्साइज एक्ट, ठीक है, चैप्टर 4 तक का पढ़ा था। आज हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो हम आज चालू करेंगे चैप्टर 5 से। चैप्टर 4 तक के लिए आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग बिल्कुल टेलीग्राम पे मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे अब चैप्टर 5 ड्यूटीज एंड फीस से रिलेटेड। ओके, सेक्शन 25 ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स। अब हर एक एक्साइजेबल आर्टिकल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो उसमें ड्यूटी कैसे लगेगी, लिवाई ऑफ ड्यूटी सबसे पहले, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी या फिर जो काउंटर विलिंग ड्यूटी होगी, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। किसमें नहीं लगती है, सारे ही एक्साइज आर्टिकल में लगती है एक्सेप्ट मेडिकल पर्पस के लिए, मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशंस, ठीक है, ये सारी के चीज़ों के लिए एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी सारे एक्साइजेबल आर्टिकल्स पे ड्यूटी लगेगी। और किस किस पे ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, मैन्युफैक्चर करने में और डिस्टिलरी वगैरह उसके इस्टेब्लिश करने में यहाँ पे ड्यूटी लगती है, ठीक है। लगेगी किस में नहीं, मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई अगर आर्टिकल यूज हो रहा है तो उस पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। क्लियर है। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ जगह पे या कुछ चीज़ों पे एग्जेम्प्ट कर सकती है, छूट दे सकती है एक्साइज ड्यूटी पेमेंट से। क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड बोला है कि वेरिएशन ड्यूटी, ड्यूटी कैसी लगेगी। तो ड्यूटी जो है डिफरेंट रेट्स पे लगेगी। इसमें आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रखें, 10% सरचार्ज, ठीक है, ऑन प्रेस्क्राइब ड्यूटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। अगर रूरल से अर्बन एरियाज में जा रही हैं तो उसमें 10% सरचार्ज लगेगा, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको ये डेटा को याद रखना है। ओके, उसके बाद छूट जो है सी कस्टम एक्ट वाला से रिलेटेड, सी कस्टम एक्ट या वहाँ पे जो काम करते हैं या वहाँ पे कोई भी अगर एक्साइजेबल आर्टिकल आ रहा है तो वहाँ पे जैसा कि एक्साइज एक्ट उस पर लागू नहीं होता है तो वहाँ पे छूट मिली हुई है। क्लियर। देन उसके बाद आता है सेक्शन 26 वेज ऑफ लिवाइंग ड्यूटी, किस किस तरीके से ड्यूटी लगाई जाएगी। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि कोई भी जैसे इंटॉक्सिकेंट ड्रग है, ठीक है, जो एकरेज में, जैसे आप लोग का भांग है, ये एकड़ में उगाया जाता है, तो इस पे ड्यूटी कैसे लगेगी, एकरेज रेट पे लगेगी, ठीक है। रेट चार्ज ऑन क्वांटिटी कलेक्टेड। ओके, देन उसके बाद स्पिरिट या बियर जो मैन्युफैक्चर करी जाती है किसी भी डिस्टिलरी में या फिर वेयर हाउस में, तो वहाँ पे कैसे लगेगी, in accordance with such scale of equivalents calculated on quantity of materials, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स पे लगेगी। ओके, या फिर रेट चार्ज डायरेक्टली ऑन मटेरियल, उसके रॉ मटेरियल जितना भी रेट चार्ज हुआ है उस पे लगेगी। ओके, फिर ताड़ी पे हर एक ट्रीज पे लगेगी, ठीक है, ईच ट्री, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें से यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक ये बोला गया है कि अगर जो पेमेंट था, मतलब वेयर हाउस से अगर आप निकाल रहे हैं एक्साइजेबल आर्टिकल, तो मैंने क्या बताया था, इसमें एक रेट ऑफ ड्यूटी आपको पहले देनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ से माल बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने माल वहाँ पे से ले जा रहे हैं, ठीक है, और आप जब ड्यूटी पहले आप पे कर चुके हैं, अब कोई जैसे लिकर वेंड है, वो वहाँ से एक कंसाइनमेंट उठाया, वहाँ पे सपोज उस समय की ड्यूटी कुछ भी रही होगी, ठीक है। जब वो कंसाइनमेंट उठाया फिर वो उसके पास रखी हुई है। अब अब क्या हो रहा है कि अब हम जो उनका जो सेल प्राइस होगा वो ड्यूटी के हिसाब से होगा। अब जो ड्यूटी है उसी बीच में उस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ गई या कम हो गई, कुछ भी हो सकता है, बढ़ गई या कम हो गई। तो अब जो उसके पास ऑलरेडी रखा हुआ है वो कितना ड्यूटी पे किया है वो नहीं, जो उसके पास रखा हुआ है वो किस, उसके ऊपर जो नया जो ड्यूटी का रेट है वो लगेगा, ठीक है। और अगर वो बढ़ी है तो जो उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी उसको देनी पड़ेगी, उसको देना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब इसमें बता रही हूँ भूतलक्षी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको अगर पुरानी ड्यूटी बढ़ी है तो वो देनी पड़ेगी पुरानी, और अगर कम हुई है तो उसको रिफंड हो जाएगी। क्लियर। यहाँ तक ये होता है चेंज, अगर ड्यूटी रेट में चेंज हुआ है तो, ठीक। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 27 पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीज। जब हम लीज में देते हैं या स्टेट गवर्नमेंट जब लीज पे देती है कुछ भी जैसे सेल करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, जब लीज पे दिया जाता है तो एक प्रीमियम, एक अमाउंट, एक कंसिडरेशन उनसे लिया जाएगा, यही बोला है इस पे, ठीक है। एक एक्सेप्ट करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट एक पेमेंट ऑफ सम एज इन कंसिडरेशन। ओके,
फिर उसके बाद आएगा सेक्शन 27A, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें यही बोला है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले, ठीक है, जो अगर चल रही थी जो भी ड्यूटी, अगर वो सही है तो वो वैसी ही चलती रहेगी, ठीक है, जब तक के लगेगा। ओके, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है 27A, आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, बस आप हेडिंग याद रख लीजिएगा। ओके, यहाँ तक का क्लियर है। कहाँ से चालू है हमारा, सेक्शन नंबर 25 से चालू है। सेक्शन 25 में बोला है कि एक्साइजेबल आर्टिकल्स में ड्यूटी लगेगी, कहाँ कहाँ ड्यूटी नहीं किस में नहीं लगेगी, मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशंस के लिए ड्यूटी नहीं लगेगी उन पे, ठीक है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ों पे ड्यूटी लगती है। फिर उसके बाद आता है लिवाई, किस तरीके से लगेगी, अगर हेम्प प्लांट से रिलेटेड है तो एकरेज में लगेगी, अगर बियर वियर से रिलेटेड है, अल्कोहल से रिलेटेड है, स्पिरिट से रिलेटेड है तो कितना क्वांटिटी है उस पर लगेगी, या फिर कितना रेट उस पर लगा है उस पर लगेगी, रेट चार्ज हुआ है उसके मटेरियल्स पे, ठीक है। फिर ताड़ी पे ईच ट्री के हिसाब से लगेगी, क्लियर। फिर उसके बाद 27 है, लीज जब हम लेंगे तो एक पेमेंट दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद 27 है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो भी ड्यूटीज थी वो वैसी ही लगेगी अगर लॉफुल है तो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नाउ आता है हमारा चैप्टर 6, लाइसेंसेस परमिट्स एंड पासेस। ओके, इसमें बताया गया है कि फॉर्म और कंडीशन, जो लाइसेंस हम पढ़ रहे थे वो किस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो सारे जो परमिट होंगी, पासेस होंगी, जो भी लाइसेंस जिसमें इशू किए जाएंगे वो किस फॉर्म में होंगी, वो पेमेंट पे दी जाएगी, मतलब एक फीस होगी, हर एक लाइसेंस की एक फीस होगी, वो दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस होंगे और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ है। फिर उसके बाद उसमें कंडीशन क्या हो सकते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कंट्री स्पिरिट कितना रखना है, फॉरेन स्पिरिट कितना रखना है, ठीक है, इंडियन मेड लिकर कितना रखना है, और पेनाल्टी, शॉर्ट लिफ्टेड क्वांटिटी के लिए उन पे पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 28A सुपरविजन। सुपरविजन मतलब क्या होता है, जो भी आप लोग का जो इम्पोर्ट होगा, मैन्युफैक्चर होगा, जो भी काम चल रहा है वो किसी के सुपरविजन के अंडर में चलेगा, ठीक है। ये सुपरविजन कौन करवाना चाहेगा, एक्साइज कमिश्नर करवाना चाहेगा सुपरविजन के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कुछ एक्साइज स्टाफ होंगे उनको अपॉइंट करेगा कि वो जाके देखें कि ये काम सही से कर रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन, सारी चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सुपरविजन है उसके लिए उसको चार्ज भी कौन देगा, हम ही देंगे, मतलब जो लाइसेंसी है वो देगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद 29 में ये बोला है कि लाइसेंसी से आप एक सिक्योरिटी ले सकेंगे, पगड़ी, आप लोग सुने होंगे, सिक्योरिटी अमाउंट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली, ठीक है। आप ले सकेंगे लाइसेंसी से, अथॉरिटी जो लाइसेंस ग्रांट कर रही है वो लाइसेंसी को बोल सकेगी कि वो एक अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करे, काउंटर पार्ट अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करे, उस अग्रीमेंट के लिए कुछ सिक्योरिटी दे और उसके लिए डिपॉजिट करे, और या तो वो बोलेगी कि ये दोनों चीज़ करे, ठीक है। ये होगा 29। देन आता है हमारा 30, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, टेक्निकल डिफेक्ट्स एंड इरेगुलरिटीज एंड ओमिशंस, ठीक है। कोई भी जो लाइसेंस इस एक्ट के अंदर में दिया जाएगा वो सिर्फ इस वजह से इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि उसमें कोई टेक्निकल एरर हो गया है, मतलब डिफेक्ट हो गया, इरेगुलरिटी हो गई है, ठीक है, तो उस वजह से वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इसमें डिसीजन किसका फाइनल होगा, एक्साइज कमिश्नर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है हमारा 31, पावर टू कैंसल एंड सस्पेंड लाइसेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन, कब कब जो है कैंसिल किया जा सकेगा, स्टेट गवर्नमेंट है पहले, तो कैंसिल करने का काम कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो अगर कोई लाइसेंस या परमिट या पास कब कैंसिल किया जाएगा या कब सस्पेंड किया जाएगा, अगर उन्होंने ड्यूटी या फीस जो है पे नहीं करी है, ठीक है। दूसरा, जो लाइसेंसी है या उसके सर्वेंट है या फिर कोई भी अथोराइज पर्सन है वो कंडीशन ब्रीच कर रहे हैं, ओके, मतलब उनको जो भी एक कंडीशन दी गई थी वो ब्रीच कर रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा, वो कन्विक्ट हो गए हैं किसी भी लॉ के अंदर में, उन लोग को सज़ा मिल रही है, वो लोग एक्यूज बन गए,
ठीक है। देन उसके बाद आएगा आपका चौथा कि कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए वो लोग कन्विक्ट हो गए हैं। जो लाइसेंसी है आपका कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया है। फिर उसके बाद उसको स्पेसिफिक कस्टम या मर्चेंडाइज लॉज के अंदर उसको पनिश किया गया है। फिर लाइसेंस जो है वॉज ग्रांटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ लीज होल्डर, उसके बाद वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी कैंसलेशन के लिए, मतलब लीज होल्डर ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है। फिर कंडीशन ऑफ लाइसेंस या जो परमिट है या फिर जो पास है वो विल से भी कैंसिल या सस्पेंड करने के लिए अलाउ करता है। तो ये सारी कंडीशंस पे कैंसिल किया जाएगा। ठीक है। ओके। और कैंसिल करने के पहले क्या करेंगे, अथॉरिटी एक रीज़न रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में। फिर उसके बाद होल्डर ब्रीफ अपना एक स्टेटमेंट देगा कि मैं ये चाहता हूँ, या ये अपना एक सफाई देगा, मतलब दोनों को सुनेंगे। फिर उसके बाद होल्डर जो है उसको भी सुना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कंपनसेशन जो है इसमें नहीं मिलेगा कैंसिल अगर होता है तो। ठीक है। और अगर लाइसेंसी जो है वो कैंसिल हो रहा है और उसकी जो फीस जो है बची हुई है तो उसको एज एन एक्साइज रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। ओके। और कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, वो रीसेल भी कर सकता है ग्रांट को, जो भी उनको ग्रांट दिया जाएगा उसको रीसेल भी कर सकता है विथ एनी प्रॉफिट। ठीक है, एक्स लाइसेंसी का, और उसको रिकवर कर सकता है। ठीक है। देन आता है आप लोग का 32। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें बोला है कि ग्रांटिंग अथॉरिटी जो होगी आपकी, ठीक है, वो विड्रॉ करेगी लाइसेंस, क्यों विड्रॉ कर सकेगी लाइसेंस फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन सेक्शन 31। सेक्शन 31 में क्या, वो फी पेमेंट नहीं किया है, कन्विक्ट हो गया है। ठीक है, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया है। तो ऐसे सारे केसेस में आपको जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है लाइसेंस वापस ले सकती है, विड्रॉ ले कर सकती है। ठीक है, कैसे विड्रॉ कर सकती है, 15 दिन की नोटिस देगी। ठीक है, 15 दिन की नोटिस देगी, या फिर बिना नोटिस के भी इमिजिएटली विड्रॉ कर सकती। ठीक है। अगर इमिजिएटली विड्रॉ करती है तो उसको एडिशनल कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है। और कौन देगा, एक्साइज कमिश्नर देगा। किसको देगा, लाइसेंसी को एडिशनल कंपनसेशन देगा, है ना। फिर उसके बाद कोई भी फीस जो है एडवांस में दी गई थी या डिपॉजिट जो दी गई थी उसको रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर नोटिस दे के करती है तो रिफंड कंपनसेशन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। नोटिस दे के करेंगे, 15 डेज की नोटिस होगी, उसमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर बिना नोटिस के करती हैं तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर। ठीक है। और गवर्नमेंट ड्यूज जो भी उसने अगर बचे हुए वो सारी चीज़ें एडवांस में गवर्नमेंट ड्यूज काट के उसको वापस कर दिया जाएगा। क्लियर। देन आता है हमारा 33, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। ओके, सरेंडर ऑफ लाइसेंस क्या होता है, तो लाइसेंसी जो है, मैं सरेंडर कर रही हूँ, मैं अपना लाइसेंस सरेंडर कर रही हूँ। तो कोई भी होल्डर ऑफ लाइसेंस जिसको इस एक्ट के अंदर एक लाइसेंस मिला है काहे का, सेल करने का, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट सेल करने का या किसी चीज़ का, तो वो क्या करेगा, उसको 1 महीने की रिटर्न नोटिस देनी है। किसको देनी है, कलेक्टर को देनी है। ठीक है, 1 महीने की रिटर्न नोटिस देगा कलेक्टर को। उसके बाद वो वैलिडिटी जितना पीरियड है उतने की पेमेंट करेगा। ठीक है, जितने पीरियड के लिए उसके लाइसेंस है, सपोज 6 महीने के लिए उसको लाइसेंस मिला है, वो 4 महीने में अपना सरेंडर कर रहा है, तो बचे हुए 2 महीने का भी वो पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। ठीक है। उसके बाद भी अगर एक्साइज कमिश्नर को ये चीज़ ठीक लगे, सफिशिएंट रीज़न लग रहा है, तो जो अगर वो सफिशिएंट रीज़न कर रहा है तो उसका जो भी पेनाल्टी है, मतलब जो पेमेंट कर रहा है उसको वो छोड़ सकता है, एक्साइज कमिश्नर जो है छोड़ सकता है, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है सेक्शन 18 के अंदर जो भी आपको लाइसेंस मिले उस पर अप्लाई नहीं होंगी। ओके। और होल्डर ऑफ लाइसेंस मतलब जिसने टेंडर लिया था लाइसेंस के लिए वो कहलाएगा होल्डर ऑफ लाइसेंस। ठीक है। विड्रॉ करने के लिए कितने दिन की नोटिस चाहिए, 15 दिन की। सरेंडर करने के लिए कितने दिन की नोटिस देनी है, 14 दिन, सॉरी 1 महीने की। ठीक है। उसमें आपको कंपनसेशन मिलेगा, इसमें आपको पूरी फीस देनी है। लेकिन अगर एक्साइज कमिश्नर आपको अलाउ कर देता है तो आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सरेंडर करना है तो वो किसको करना है, कलेक्टर को करना है। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे अथॉरिटी है, यहाँ पे कोई ऐसे कलेक्टर या एक्साइज कमिश्नर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अथॉरिटी है। ठीक है, कोई भी विड्रॉ करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक का आप लोग को। अब हमारा आ रहा है
डरावना पार्ट जो बोला जाता है, बट है नहीं। आप लोग अगर इसको रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो आपको याद हो जाता है, ठीक है। चैप्टर 7 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है आप लोग को, चैप्टर 5 एंड 6। अगर कोई डाउट हो मैसेज करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जो भी आप लोग को सुविधा हो वैसा करिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, सेक्शन 34 में काहे के लिए पेनल्टी है? अनलॉफुल मैन्युफैक्चर की, ट्रांसपोर्ट की, पोजेशन की, सेल की, किस किस के, ठीक है। तो जो आप लोग भांग अगर कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंटॉक्सिकेंट, ये सारी चीज़ अगर आप अनलॉफुल तरीके से कर रहे हैं तो उसके लिए पेनल्टी मिली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला बोला है कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा है उसमें, और 10,000 से 50,000 तक का फाइन है, ओके। और उसके बाद अगर वही काम वो दोबारा करता है, मतलब एक बार उसको सजा मिल गई है और फिर से वही काम वो दोबारा करता है, तो उसको 1 से 5 साल तक की सजा है और 20,000 से 2 लाख तक का फाइन है। क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, आप लोग डरिएगा नहीं, इसमें क्वेश्चन आते हैं और इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। मैं इसीलिए आप लोग के सामने चार्ट लाई हूँ, ताकि आप बेयर एक्ट पढ़ने जाएंगे तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग के सामने ये चार्ट लाई हूँ, और इस चार्ट से आप लोग एक बार पढ़ने का ट्राई करिए। अगर ये चार्ट आप लोग पढ़ पढ़ के आपके माइंड में अगर आ जाता है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें एक ये मान लीजिए कि मिनिमम इसमें जैसे है 6 महीने की सजा है मिनिमम, और दोबारा करते हैं तो 2 लाख तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ये बोला है कि 5 लीटर से ज्यादा पोजेशन रखता है लिकर का, 5 लीटर से ज्यादा, तो उसमें 1 से 3 साल तक की सजा है, और 25,000 से 1 लाख तक का फाइन है, क्लियर। फिर उसी का अगर वो वापस पकड़ाता है तो 2 से 5 साल तक की सजा है, 50 से 2 लाख तक का फाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए या सेल करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के इंटेंशन से वो 5 लीटर से ज़्यादा का पोजेशन अपने पास रखता है लिकर का, तो उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है आप लोग का 35। कोई भी डिनेचर्ड स्पिरिट है उसको आप ऑल्टर कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें मेलजोल करने का, मिलाने का, ठीक है, तो उसमें 2 महीने से 2 साल, 2 से 2 ऐसे याद रखिए, 2 से 2, ठीक है। और कितना? 5,000 से 25,000 तक का फाइन है, 35 में बोला है, ठीक है, ठीक है। मिक्सिंग डिनेचर्ड स्पिरिट विथ पोर्टेबल स्पिरिट, और ऑल्टर करने पे 1 महीने से 2 साल तक का, 1,000 से 4,000 तक का, ओके। देन आता है 35। अगर इसी को आप रिपीट करते हैं तो 1 से 6 साल तक का, 5 से 50, ठीक है। देन उसके बाद आता है 36, इलीगल पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। आप गलत तरीके से रखे हुए हो अपने पास, तो उसमें 3 महीने से 5 साल तक की सजा है और 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन है, क्लियर। देन उसके बाद आता है आप लोग का 36A। अगर आप कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस जो बना रहे हो, ठीक है, परमिटिंग प्लेस नहीं है वहाँ पे, कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस बना रहे हो, तो 1 साल तक की सजा है। सबसे पहले आप लोग को 1 साल तक की सजा है, ठीक है। देन इसके बाद है आप लोग को इसमें रिपीट कर रहे हो तो 2 साल तक की सजा है। पहला है 5 से 25 और 10 से 50 इंटू 2 कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 36B में, अगर आप फाउंड ड्रंक और ड्रिंकिंग इन अ कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस, लेकिन जो कि परमिटेड नहीं था, ठीक है, परमिटेड प्लेस नहीं था और कॉमन ड्रिंकिंग प्लेस में आप पिए हुए पाए जा रहे हैं, तो आपको 1,000 तक का फाइन देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 36C, परमिटिंग अ प्लेस टू बी यूज फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, तो वो 1 साल तक की सजा, 200 से 2,000 तक का फाइन है। फिर इसमें आप लोग ये नॉर्मल एकदम याद रखिएगा कि इसमें जो भी बॉन्ड है आप लोग का, वो हमेशा 3 साल तक का बॉन्ड बन रहा है। 36D में जो बन रहा है वो 34 से लेकर 36 तक के ऑफेंस के लिए बन रहा है। 34 क्या बताया था मैंने? अनलॉफुल तरीके से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उससे रिलेटेड ऑफेंस था, ठीक है। देन 35 मैंने बताया था कि डिनेचर्ड स्पिरिट को आप ऑल्टर कर रहे हो, ठीक है, या फिर मिक्स कर रहे हो, तो। देन 36 में बताया था इलीगल पोजेशन रख रहे हो इंटॉक्सिकेंट का, ओके। तो ये सारे के लिए जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे वो होगा 3 साल तक के लिए होगा। और हैबिचुअल कमीशन के लिए 36E में, हैबिचुअल कमीशन के लिए अगर हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे वो भी 3 साल तक के लिए होगा, ठीक है। और ये गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड होगा, ओके।
फिर 36F1 कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इन पब्लिक प्लेस। अब से आपको कभी भी कोई ऐसा पिया हुआ पब्लिक प्लेस में दिखे तो आप अपने मन से याद करने के लिए ये करना कि इसके ऊपर कितनी फाइन लगेगी। अगर वो नॉर्मली ऐसा आपको दिख रहा है पहले ऑफेंस है तो उसको 1,000 से 5,000 तक के में छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको डरा के उसको भगाए, एक बार उसको फाइन हो गई, सब हो गई, फिर भगाए, फिर वो वैसी मिल रहा है, पिया हुआ मिल रहा है कहीं गली मोहल्ले में पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, तो उसको कितनी 5,000 से 10,000 तक का फाइन है, ठीक है, और उसको 3 महीने की सजा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखे होंगे कई लोग पी के हल्ला गुल्ला करते हैं, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, 36F2 ये बोला है, ठीक है। पब्लिक प्लेस में कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करके अगर न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उसको 10,000 से लेके 25,000 तक की सजा है और 3 महीने तक का उसका फाइन है, ठीक है। फिर 37 इज अगर कोई ऑफेंस दिया नहीं है तो उसमें कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 38 बोला है कि अनलॉफुल एक्ट बाय लाइसेंस्ड वेंडर्स, ठीक है, लाइसेंस्ड वेंडर द्वारा कोई अनलॉफुल एक्ट हो रहा है। कैसा अनलॉफुल एक्ट हो रहा है? सेलिंग इंटॉक्सिकेंट ड्रंक पर्सन को बेच रहे हो, ठीक है, सेलिंग या इंटॉक्सिकेंट मतलब सेक्शन 23 के जो रूल्स कंडीशंस है उसको वायलेट करके बेच रहे हो आप, विमेन आपको एम्प्लॉय नहीं करना है, आप एम्प्लॉय करके रखे हो, तो ये सारे के लिए उनको मिली है 100 से लेके 2,000 तक का फाइन, ठीक है। 38 में उनको क्या मिला है? 100 से लेके 2,000 तक का फाइन। फिर उसके बाद अगर वेंडर जो है प्रीमाइसिस में ड्रंकननेस अलाउ कर रहा है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 38A बोला है नॉक्शियस सब्सटेंस अडल्ट्रेशन होती है, लिकर में भी अडल्ट्रेशन होती है, नॉक्शियस सब्सटेंस उसमें अगर वो ऐड कर रहा है तो उसको 1 महीने से लेके 1 साल तक का सजा है, ठीक है, और 300 से लेके 2,000 तक का फाइन है, ओके। देन उसके बाद 39 बोला है मिसकंडक्ट बाय लाइसेंसी। मिसकंडक्ट बाय लाइसेंसी इसमें 3 तरीके से है, मतलब वो लाइसेंस दे नहीं पा रहा है, उसको बोल रहे हैं कि आप लाइसेंस दिखाओ, वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है। सेक्शन 62 में कुछ रूल्स दिए हैं उसको कॉन्ट्रावीन कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कंडीशन जो दिया गया है लाइसेंस का उसको ब्रीच कर रहा है, तो ये तीनों कंडीशन में उसको सजा है, ठीक है। अगर वो लाइसेंस नहीं दिखा पा रहा है तो उसको 400 तक की सजा है, ठीक है, अदरवाइज उसको दोनों में 10-10 हज़ार तक की सजा है, ठीक है। 39 में 400 से 10,000, क्लियर। फिर उसके बाद आता है 40 में कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन केमिस्ट शॉप, ठीक है, मेडिकल शॉप की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो मेडिकल शॉप में अगर केमिस्ट जो है नॉन मेडिकेटेड इंटॉक्सिकेंट को कंज्यूम करने दे रहा है उसके प्रेमाइसिस में, या फिर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है इंटॉक्सिकेंट को कंज्यूम कर रहा है उसके प्रेमाइसिस में, तो उसको 1 साल तक की सजा होगी और 500 से 4,000 तक का फाइन होगा, ठीक है। और अगर अनऑथराइज पर्सन को दे रहा है तो 500 तक का फाइन होगा, क्लियर। उसके बाद 40A बोला है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग और असॉल्टिंग एनी एक्साइज ऑफिसर, असॉल्ट ऑन ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर IPC BNS में भी पढ़े होंगे तो इसमें जनरली रहता है 2 साल तक, तो इसका 2 से ही आप याद रखिए। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर आता है, क्योंकि ये भी पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे, तो 2 ईयर्स तक का फाइन है, और सॉरी 2 ईयर्स तक की सजा है और 2,000 तक का फाइन है, ठीक है। अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग और पजेसिंग इंटॉक्सिकेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर, ठीक है, मतलब मेरे को लाइसेंस मिला है, मेरे बिहाफ में कोई और काम कर रहा है, तो इसके लिए भी दोनों ही लायबल होंगे, ठीक है, मैं भी लायबल होंगी, मेरे बिहाफ में जो काम कर रहा है वो भी लायबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अटेम्प्टिंग और अबेटिंग, कोई भी ऑफेंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं या अबेट कर रहे हैं तो उसके लिए पनिशमेंट कैसी मिलेगी? जैसी कि मेन ऑफेंस की है वैसी मिलेगी। आप लोग ये आप लोग आई गेस BNS में 49 में है शायद, 40, हाँ 49-50 के आसपास है शायद ये। इसमें वही बोला है कि अगर अबेटमेंट की कहीं सज़ा नहीं दी गई है तो जैसा मेन ऑफेंस का पनिशमेंट है वैसे ही इसकी भी पनिशमेंट होगी, ठीक है। देन इसके बाद आता है आप लोग का 43 प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इन सर्टेन केसेस। तो अगर एक्यूज जो है प्रिज्यूम कर रहे हैं कि गिल्टी है, ठीक है, और इफ फाउंड विद इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मतलब उसके पास अगर ये सारी चीज़ें मिल रही है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो गिल्टी है, ठीक है। जिसके भी पोजीशन में ये सारी चीज़ें मिल रही है माना जाएगा कि वो गिल्टी है, ओके। 44 में बोला है कि अगर एम्प्लॉय कोई भी ऑफेंस करता है 34, 35, 36, 36A ये सब चीज़ का कोई भी ऑफेंस करता है
तो लाइसेंसी को भी लायबल कहलाया जाएगा, ठीक है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, वहाँ पे उसको लायबल कहलाया जाए ठहराया जाएगा, ठीक है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, मतलब प्रिंसिपल लायबल होगा, एजेंट के काम के लिए भी प्रिंसिपल लायबल होगा, ओके। देन आता है 45 एनहेंस्ड पनिशमेंट, ठीक है। अगर किसी चीज किसी आपने ऑफेंस में देखा होगा, कई कई के लिए सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए भी पनिशमेंट दिया गया है, बट कई कई चीज़ों के लिए सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दिया गया है, तो क्या वो दोबारा पकड़ाएंगे तो उनको पनिशमेंट नहीं होगी क्या? उनको तब भी होगी, ठीक है, उनको इस के अंदर होगी, 45 के अंदर होगी, और इसमें होता है ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस ट्वाइस द पनिशमेंट, जो भी उसका मेन पनिशमेंट होगा उसका 2 गुना उसको सजा होगी, ठीक है। फिर 46 में बोला है कि जो भी इसके लिए गुड्स इन्वॉल्व हैं ये सारे को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि इंटॉक्सिकेंट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, इसको कन्फिस्केट किया जाएगा। कन्फिस्केट कौन करेगा? मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 47 ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन। कौन देगा ऑर्डर कन्फिस्केशन के लिए? मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है। अगर ऑफेंडर अननोन है तो कलेक्टर जो है 1 महीने के बाद ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, कलेक्टर 1 महीने बाद ऑर्डर कर सकता है। देन आता है 47A। 47A क्या होता है? सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स एंड व्हीकल्स। अगर जो 34 में 1 का मतलब 5 बल्क लीटर से ज़्यादा अमाउंट कोई रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको सीज कर लिया जाएगा। कौन करेगा? कलेक्टर, ठीक है। आप लोग देखना इसमें मैक्सिमम जो सीजिंग हो रही है वो कलेक्टर के द्वारा हो रही है, ठीक है, मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद ये सीजर के अगेंस्ट जो है अपील 30 दिन के अंदर अंदर की जा सकेगी, ठीक है, और इस अपील के दौरान कन्फिस्केशन को स्टे नहीं किया जाएगा। 47B में बोला है ये सीजर से रिलेटेड अपील की जा सकेगी 30 दिन के अंदर अंदर सीजर के, और इस बीच में इसको स्टे नहीं किया जाएगा, ठीक है, प्रोसीडिंग को स्टे नहीं किया जाएगा। और अपील में क्या क्या कर सकते हैं? कन्फर्म कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं कन्फिस्केशन ऑर्डर को, ठीक है। फिर उसके बाद 47C में बोला है कि रिवीजन कराया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। अपील अगर अपील हो चुकी है फाइनल ऑर्डर को, उसको रिवीजन कराया जा सकता है, ठीक है, और इस समय भी स्टे नहीं किया जाएगा, कन्फिस्केशन में कोई स्टे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है 47C तक का। उसके बाद आता है 48 है पावर टू कंपाउंड ऑफेंस एंड इम्पोज पेनाल्टीज। कंपाउंड मतलब होता है समझौता करना, ठीक है, तो एक्साइज कमिश्नर कौन करा सकता है? इसमें मेन क्वेश्चन बस यही आएगा, हु हैज द पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस? एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर, ठीक है, करवा सकते हैं। और इसमें कितना लेंगे वो लोग? 10,000 रुपये इन ल्यू ऑफ सच कैंसलेशन और सस्पेंशन, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, ओके। फिर उसके बाद इन केस इन विच एनी प्रॉपर्टी अगर सीज कर ली गई है, कन्फिस्केट कर ली गई है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको रिलीज कर देगा, किसके पेमेंट पे? जो भी एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर उसका पेमेंट निकाले उस पेमेंट पे उसको रिलीज कर देगा, जो भी कन्फिस्केटेड आइटम्स है उसको, ठीक है, क्लियर है? इसमें बस इतना ही याद रखना है। देन आता है आप लोग का 48A स्पेशल प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी बाई एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर, ठीक है, तो इसमें 10,000 रुपये, बस आप लोग को कुछ याद नहीं रखना है, इसमें 10,000 रुपये, ठीक है। अब 49 बोला है कि पेनाल्टी ऑन ऑफिसर मेकिंग वेक्सेशियस सर्च, सीजिंग, डिटेंशन और अरेस्ट। आप कोई भी एक्साइज ऑफिसर या फिर पुलिस या फिर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको पावर है, ठीक है, वो तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए जबरदस्ती का अननेसेसरीली उसकी जगह पे घुसते हैं, ठीक है, और अंडर द कलर ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर, ठीक है, और सीज कर लेते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी को या डिटेन करके रखते हैं, तो उनको क्या है, उनको बोला गया है कि उनको 3 महीने का कारावास दिया जाएगा, या फिर उन्हें 500 रुपये या उससे ज़्यादा का फाइन दिया जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़, ठीक है, इतना उनको फाइन मिलेगा। किसको मिलेगा? ये ऑफिसर्स को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रही हूँ, ऑफिसर्स को मिलेगा, क्लियर? देन उसके बाद ये हमारा एक नया चैप्टर ऐड हुआ था 7A,
ठीक है, पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ। अभी हम जनरल पेनाल्टीज की बात कर रहे थे, अब हमारा लाइफ से रिलेटेड इसमें ऑफेंस है। तो अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चर कर रहा है ऐसा कोई लिकर जो कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, ठीक है, ऑल्टर कर रहा है डिनेचर्ड स्पिरिट को जो, और उसको अनफिट बना रहा है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है, या फिर अपने कब्जे में रख रहा है स्पिरिट वगैरह को और उसको अनफिट बना रहा है, या फिर उसको ऐसा मिक्स कर रहा है जिससे वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो रही है। ओवरऑल आप इसमें देखें तो कुछ भी चीज़ कुछ भी काम ऐसा कर रहा है जिससे कि वो लिकर जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर लिकर, ठीक है, मिलता है, अनफिट है जो कि, और वो अगर मिलता है इफ फाउंड, तो उसको कितनी सजा है, 2 से 2, 2 months to 2 years, ठीक है, पहली बार में है ना, ये फर्स्ट ऑफेंस चल रहा है। फिर उसके बाद वो लिकर पीने से इंजरी होती है, किसी ह्यूमन बीइंग को इंजरी होती है, तो उसको 4 महीने से 4 साल तक की सजा, मतलब जो बनाया जो करा है वो काम, ठीक है। फिर अगर उसको पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 साल से 10 साल तक की सजा। क्लियर, ठीक है, ये पहली बार में। अब अगर यही चीज दोबारा हो रही है, ठीक है, और वो जो लिकर है ऐसा पता चल रहा है कि ये अनफिट था, 6 महीने से 4 साल तक की सजा, वहां क्या थी, 2 से 2, 2 महीने से 2 साल, इसमें हो गई 6 महीने से 4 साल। अब इंजरी हो गई है 1 साल से 6 साल, वो क्या था, 4 से 4, अब हो गया 1 से 6, ठीक है। फिर उसके बाद डेथ हो गई है, वो क्या था, 2 से 10 साल, और दोबारा वाला हो रहा है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 5 से 10 साल, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है, ये मेन हमारी पेनाल्टीज हो गई हैं, ठीक है। 34 से लेके आपकी 49A तक की पूरी पेनाल्टीज हैं। 34 में आप लोग का अनलॉफुल पोजेशन से रिलेटेड है, पहली बार में 6 months, ठीक है, मिनिमम बता रही हूँ, और सेकेंड टाइम से 5 years, ठीक है। फिर पोजेशन आप रख रहे हैं 5 लाख से ज़्यादा, तो 1 year to 3 years ऐसे करके आप याद रखिए। देन 35 में आप लोग डिनेचर्ड स्पिरिट से रिलेटेड अगर उसको कोई ऑल्टर कर रहा है तो, ठीक है। फिर उसके बाद मिक्स कर रहे हैं तो 2 से 2, 5 से 25, उसमें क्या था, 1 से 2, ठीक है, 1 से 4 ऐसा करके। फिर रिपीट हो रहा है तो, फिर 36 में इलीगल पोजेशन है तो, 36A में कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में आप खोल रहे हो जबरदस्त, मतलब बिना परमिशन के खोल रहे हो, ठीक है। 36B में वहाँ पे कोई व्यक्ति मिल रहा है जो कि ड्रंक है, परमिटेड नहीं है ना ये प्लेस, तब 36C में परमिटिंग जो प्लेस है वहाँ पे अनलॉफुल काम कर रहे हो आप, ठीक है। 36D और E बॉन्ड है, 36D में नॉर्मल एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड है, 36E में गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड है, ठीक है। दोनों कितने कितने साल के होंगे, 3 3 साल के होंगे। फिर उसके बाद 36F में आप अगर पिए हो पब्लिक प्लेस में, तो जैसे मैंने बताया था, कहीं आपको अब कोई दिखे तो आप कोशिश करना कि उसका फाइन याद कर सको। पहली बार मिलेगा तो कितना, 1,000 से 5,000, दोबारा मिलेगा तो 5,000 से 10,000, और उसको 3 साल तक की सजा भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर वो हो हल्ला कर रहा है वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो 10,000 से 25,000 तक का फाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद 37 जहाँ पे दिया नहीं गया है, प्रोवाइडेड नहीं है, तो उस पर। फिर 38 में अनलॉफुल एक्ट ऑफ लाइसेंस वेंडर, ठीक है। 39 में लाइसेंसी, मिसकंडक्ट ऑफ लाइसेंसी, क्या है लाइसेंसी का मिसकंडक्ट, उसको लाइसेंस मांगने पर लाइसेंस नहीं दिखा पा रहा है तो उसको 400 रुपये का जुर्माना, ठीक है। उसके बाद वो 62 के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशन जो है लाइसेंस का उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो दोनों में 10-10 हज़ार का जुर्माना, ठीक है। 40 में केमिस्ट शॉप में अगर आप कंजम्पशन हो रहा है तो, ठीक है। फिर उसके बाद 48 में आप असॉल्टिंग पब्लिक ऑफिसर है, वो एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज कलेक्टर कौन है, पब्लिक ऑफिसर्स है, उनको कितनी सजा होगी अगर उसको कोई असॉल्ट करता है तो 2 साल तक की, ठीक है, और 2,000 तक का फाइन। फिर उसके बाद मेरे बिहाफ में अगर कोई कर रहा है तो वो बिहाफ वाला भी लायबल होगा और मैं भी लायबल होंगी, ठीक है। फिर 42 में अटेम्प्ट या अबेट कर रहे हैं तो सेम पनिशमेंट होगी। 43 में कि अगर उसके पास कब्जा पाया गया इंस्ट्रूमेंट का, सामान का, कुछ भी रॉ मटेरियल उसके पास मिला है तो ये माना जाएगा कि वो भी गिल्टी है, ठीक है। 44 में अगर एम्प्लॉय गलत काम कर रहे हैं तो एजेंट जो प्रिंसिपल होगा, मतलब जो ओनर होगा, लाइसेंसी होगा, वो भी लायबल होगा। 45 में इनहेंस पनिशमेंट
ट्वाइस होगा, ठीक है। 46 में कन्फिस्केशन कौन करेगा? मजिस्ट्रेट कलेक्टर। 47 में ऑर्डर करेगा कन्फिस्केशन के लिए तो मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। और अगर वो बंदा नहीं मिल रहा है जिसका कन्फिस्केट करना है तो 1 महीने के बाद कलेक्टर करेगा। फिर उसके बाद 47A सीज करना, ठीक है। अगर 5 लीटर से ज़्यादा है तो उसको सीज करना और उसको कन्फिस्केट करके रखना कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। 47B में वो कन्फिस्केशन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी को 30 डेज के अंदर में। 47C में कोर्ट ऑफ सेशन के पास इसका रिविजन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बीच में जो कन्फिस्केशन का जो प्रोसेस है वो स्टे नहीं होगा, ठीक है। फिर 48 में है कंपाउंड। कौन कंपाउंड करता है? हु हैज़ द पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस? एक्साइज कमिश्नर एंड कलेक्टर। क्लियर? और उसमें कितनी फीस होगी? 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद होगा 48A स्पेशल प्रोविजन फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टी। तो इसमें पेनाल्टी कितनी लगाएंगे? 10,000। फिर 49 में अगर कोई जानबूझ के तंग करने के लिए आपके पास ज़बरदस्ती आपके डिस्टिलरी में घुस रहा है, सर्च कर रहा है, ठीक है, आपको तंग करने के आशय से 500 तक का फाइन है और 3 महीने तक की सज़ा है उस पब्लिक ऑफिसर्स को, ठीक है। देन आया था हमारा 7A। 7A में हमारा बोला था कोई भी अनफिट है, अगर पहली बार अनफिट मिलता है तो उसमें कितनी सज़ा होगी? 2 महीने से 2 साल तक की। अगर उससे इंजरी हुई है किसी व्यक्ति को तो कितनी होगी? 4 महीने से 4 साल तक की, ठीक है। और उसके बाद अगर डेथ हो गई है तो कितनी होगी? 2 साल से 10 साल तक की, ठीक है। अगर यही चीज़ दोबारा होती है तो 6 महीने से 4 साल, मतलब अगर आपका अनफाउंड मतलब फाउंड हुआ है कि वो अनफिट है तो 6 महीने से 4 साल, इंजरी होती है तो 1 साल से 6 साल, और डेथ हो जाती है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है और 5 से 10 साल तक की सज़ा है। क्लियर? ये हमारा पेनाल्टी, लाइसेंस, फॉर्म, ठीक है, ड्यूटी कैसे कैसे लगनी है, ये सारी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 7A तक का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 8, ठीक है, 8A और 9, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक्साइज एक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नए एक्ट के तरफ। ओके, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल डायरेक्ट मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग का बिल्कुल हेल्प करूँगी, बिल्कुल मैं आप लोग को उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू।